नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 1 फरवरी यानी बजट, बजट भी नहीं कहना चाहिए, अंतरिम बजट। लेकिन इसी तरह का एक अंतरिम बजट पेश हुआ था 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जो मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था। और उसमें तमाम लुभावनी घोषणाएं की गई थी। ऐसा लग रहा था कि पिछले 5 साल में जितने विवाद हुए हैं, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, जितनी बदनामी हुई है सरकार की, तो वित्त मंत्री के जरिए और वो भी अंतरिम बजट के जरिए मनमोहन सिंह सरकार उन सारे पापों को, सारे भ्रष्टाचारों को, कुशासन को नेपथ्य में डालना चाहती है और पब्लिक को भ्रमित करके, लुभा करके चुनाव जीतना चाहती है। अब उसका नतीजा क्या निकला है, ये तो हमारे आपके सबके सामने है। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके वित्त मंत्री चाहे कोई भी रहे हों, अरुण जेटली रहे हों या कोई और, या अब पिछले 5 वर्षों से निर्मला सीतारमण हैं, एक बार भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उन्होंने वो हरकत की हो या उस तरह का प्रयास किया हो जैसा पी चिदम्बरम ने 2014 के अंतरिम बजट में किया था। सबकी निगाह हमेशा की तरह इस बात पर रहती है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले या अलग-अलग राज्यों में भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां की राज्य सरकारें या यहाँ की केंद्र सरकार बजट में क्या लेकर के आती है। तो इस बार का बजट देख करके कम से कम मुझे जो लगा वो तो मैं एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, बाकी तो हम चलेंगे विजय सरदाना जी के पास, जो आर्थिक मामलों के बहुत ही महीन जानकार हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के समय कम से कम ये देश जो है चुनावी वादों के चक्रव्यूह से बाहर निकल आया है, और जो एक आर्थिक सुधारों का क्रम चल रहा था अंतरिम बजट में भी उसी को हम देखते हैं। और कंटिन्यूटी, जो निरंतरता है, अलग अलग सेक्टर में जो प्रतिबद्धताएं हैं, वो भी इस बजट में दिखाई दे रही हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं विजय सरदाना जी से और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। विजय जी, क्या कहेंगे अंतरिम बजट पर? पहली टिप्पणी क्या है आपकी? सर, पहली टिप्पणी यह है कि कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। सरकार ने एक कंटिन्यूटी की बात करी है, कोई बड़ा ऐसा घोषणा या बदलाव नहीं किया है जिससे कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि चुनाव का माहौल है। अगर एक ग्रुप को अगर सपोर्ट करते और दूसरे को नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक विवाद का जन्म होता, तो वहां नहीं गए और उन्होंने सिंपल जो कंटिन्यूटी की बात है उसको जारी रखा और पिछले जो 5 साल में उन्होंने काम किए थे उसका एक लेखा जोखा जो है वो जनता के सामने रखा। और जहां तक बात है बजट की, तो इस बार प्रयास उनका यही है कि जनता को ये बताएं कि जो हमने पिछले 5 साल आपके लिए काम किया है वो हमारा जो एजेंडा है वो जारी रहेगा। तो ये ओवरऑल है सर। और जहां तक बात है कि इसके अलावा क्या बड़ी बातें हैं, तो वो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई घटना चक्र इस समय नहीं। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं है। किसी पर किसी तरह का कोई भार डाला भी नहीं गया है, किसी को कोई बड़ी रियायत या राहत दी भी नहीं गई है। और जो एक आरोप लगाया जाता है रेवड़ी कल्चर, जो अलग-अलग राज्यों में हम देखते हैं, वैसा भी कुछ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर वित्त मंत्री ने कही है कि हमने पिछले 10 वर्षों में
और वो भी नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर के हम आए हैं। तो चुनाव से पहले थोड़ा बहुत तो सरकारें करती हैं, पर इस बजट में ये सरकार करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ओवर कॉन्फिडेंट है, या देश में जो एक वातावरण है और अभी भगवान राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद जो माहौल है, या उनका अपना खुद का भी जो कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस है, जिसको लेकर के एक आश्वस्ति का भाव सरकार में और प्रधानमंत्री के बीच दिखाई देता है। शायद पब्लिक से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको लेकर के वो आश्वस्ति का भाव है। तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 का जो ये रण है, इसमें भी कामयाबी उनको मिल जाएगी। सर, जब ऑपोजिशन ही नहीं है तो आम आदमी और पॉलिटिकल लीडर्स जो भी हैं, सबको पता है कि आउटकम क्या आने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर कोई चुनाव में सामने प्रतिद्वंदी हो, कुछ रणनीति हो, कोई नेता हो, कोई नियत हो, कोई नीति हो, कुछ तो होना चाहिए। आज एज ए वोटर हम भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि अल्टरनेट क्या है। कम से कम एक विचार के लिए तो ऑप्शन हो, एक कंपैरिजन के लिए तो ऑप्शन हो कि एक जो सत्तारूढ़ दल है वो ये जनता के लिए करना चाहती है और ऑपोजिशन का ये एजेंडा है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अनफॉर्चुनेटली ये कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो हमारे सामने। लेकिन जहां तक बात है सरकार की, तो सरकार को पता है कि देखिए, सत्ता में तो मोदी साहब आ ही जाएंगे, ये तो कोई नकार नहीं रहा है, इवन ऑपोजिशन भी नहीं नकार। अब सवाल ये है कि हम लॉलीपॉप अभी दें इस बजट में, या चुनावी घोषणा पत्र में दें, या चुनाव के बाद दें। क्योंकि इस समय सर एक बात हमें और ध्यान रखनी होगी कि बजट में आपके पास बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं है। जितना सरकार टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है, उसका ऑलमोस्ट 90 से 92% तो ऑलरेडी कमिटेड एक्सपेंडिचर, और जो बचा कुचा है वो थोड़ा बहुत आपका जो 7-8% है, जिसके अंदर आप सारा डेवलपमेंट वर्क करना है। और ये स्थिति किसी भी सरकार के लिए काफी चिंताजनक होती है। एक तरफ आपको बजट का घाटा कम करना है, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा मार्केट से बोरोइंग करेंगे, उतना ब्याज बढ़ेगा। आज भी जितना सरकार का अपना रेवेन्यू है, उसका करीब 41-42% इंटरेस्ट में सरकार को देना पड़ता है। और अगर बोरोइंग करेंगे तो हर साल ये खर्चा बढ़ता जाएगा। मतलब अगले 5 साल में अगर यही ट्रेंड रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल तक पहुंचते पहुंचते सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो वास्तव में सरकार की जरूरतों को पूरा कर पाएगा या नहीं। इसका मतलब 100% आपको मार्केट बोरोइंग के भरोसे ही डेवलपमेंट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सब आपके कमिटेड एक्सपेंडिचर है। चाहे वो पेंशन फंड हो, चाहे वो आपके सैलरी बिल हो, चाहे वो डिफेंस का एक्सपेंडिचर हो, सब्सिडीज हो, फिर आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, फिर स्टेट स्पॉन्सर जिसको आप स्टेट को देना होता है आपको पैसा, वो है। तो कुल मिला के सब कुछ फिक्स है, सिर्फ 7-8% आपके हाथ में बचेगा। अब या तो हम तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएं जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़े, एक स्थिति ये है। दूसरी तरफ सरकारें चुनाव से पहले, मतलब बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई टैक्स इंपोज किया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार निश्चित रूप से कोई कड़े कदम उठाएगी टैक्स रिफॉर्म्स को लेके। जो एग्जम्पशंस है शायद उनको कमी की जाएगी, कुछ जगह पे रैशनलाइजेशन होगा, लेकिन इसका भी रास्ता कम है। क्योंकि सर एक ही ऑप्शन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचता है, वो है डायरेक्ट टैक्स, आपका जो इनकम टैक्स को लेके। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम आज जीएसटी बोलते हैं, उसके लिए जीएसटी काउंसिल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन बजट में उसका कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं। कस्टम ड्यूटी भी टेक्निकली जीएसटी से रिलेटेड ही है, और अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज हैं, डब्ल्यूटीओ में आपके कमिटमेंट्स हैं। आप जरूरत से ज्यादा वहां भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहां पे जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनका दबाव रहता है, तो वो मजबूरी आपकी है। तो कुल मिला के सरकार के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये भी हमें मानना होगा। सिर्फ घूम फिर के एक चीज बचती है सरकार के पास, वो है आपका पेट्रोल डीजल पे टैक्स और अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे टैक्स।
उसमें सरकार जरूर एक्साइज ड्यूटी कम ज्यादा कर सकती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सिर्फ 7-8% आपके पास बजट है। अगर आपका 45 लाख करोड़ का बजट है और अगर आप उसमें 10% की बात करते हैं तो 8-9 लाख करोड़ रुपए आपके हाथ में टोटल बचता है, जिससे पूरा देश चलाना है साल भर के लिए, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस समय अगले 5 साल, क्योंकि अगर उनको उम्मीद है कि अगले 5 साल और उसके बाद अगले 5 साल, तो आने वाला बजट बहुत क्रूशियल होगा और सून आफ्टर इलेक्शन होगा, तो सरकार के पास 5 साल होंगे अपनी बात को समझाने के लिए और उसका जनता को फायदा दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है मोदी साहब ने कहा होगा अभी हम छेड़खानी नहीं करेंगे, अभी जैसा चल रहा है इसको चलने दो, ज्यादा इसमें किसी भी तरह का हम बदलाव नहीं करेंगे, नहीं तो मनमुटाव होंगे। हाँ, ओवरऑल मैसेज आपको देना है वो आप दे दीजिए, और जो डेवलपमेंट फंड्स हैं और जो वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एज इट इज आप कंटिन्यू करिए। और थोड़ी बहुत घोषणाएं जिनको कहते हैं वो है कि जैसे हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एकलव्य स्कूल बनाएंगे, स्टोरेज हाउसेस बनाएंगे, थोड़े बहुत हम रेलवे प्रोजेक्ट्स करेंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। वो तो वैसे भी सरकारों को करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो सही है। मुझे नहीं लगता कि कोई पाथ ब्रेकिंग इसमें कोई एजेंडा सच आया। जी सर। कुछ मैं इनके हाइलाइट्स देख रहा था, जो मोदी जी भी आजकल अपनी सभाओं में कहते हैं। जो जातियों पर बड़ी बहस हुई थी ना बीच में, पार्लियामेंट के भीतर भी एक पार्टी के नेता कह रहे थे कि 3 ही सेक्रेटरी ओबीसी से हैं, दूसरी तमाम तरह की बातें कही दी जाती हैं। तो मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि मेरे लिए तो 4 ही जातियाँ हैं। एक गरीब है, एक महिला है, एक युवा है और एक किसान है, अन्नदाता है। और मुझे लगता है कि इस अंतरिम बजट में भी इन सब के लिए जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू किया गया है, बल्कि उसके प्रति और प्रतिबद्धता दिखाई गई है। जी हाँ, देखिए जहां तक बात है, इस समय मोदी साहब जैसा अक्सर हम देखते हैं कि उनका टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान रहता है, तो हर क्षेत्र में उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वेयर हाउसिंग है, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के लिए ई नाम जो है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग से और जोड़ने का प्रावधान है। तो कुल मिला के पूरा फोकस है डिजिटाइजेशन को, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो एक बार। इसी तरह से युवा को भी यही उन्होंने कहा है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस दिया है कि आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, हैंडीक्राफ्ट को फोकस है, एकलव्य मॉडल स्कूल का है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन गांव के पास अब खासकर उन्होंने फोकस किया है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को लेके, कि जो स्टेट कैपिटल है या जो छोटे शहर हैं, वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो शायद वहां पे भी लोग अपना काम शुरू करेंगे। और क्योंकि हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, तो कनेक्टिविटी, हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात है, इंटरनेट को लेके और डिजिटाइजेशन को लेके पूरा फोकस है। और उनको इस बात का भी पता है कि आने वाले समय में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा मैनेजमेंट को लेके है, डेटा स्टोरेज को लेके है, ई कोड्स, डिजिटल लॉकर्स, 5G टेक्नोलॉजी, अब 6G पे हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई हैं। तो मुझे लगता है कि नई टेक्नोलॉजी को मोदी साहब चाहते हैं कि हम इकोनॉमी में इंटीग्रेट करें, उससे कुछ युवाओं को, नया जो वर्ग आ रहा है उसको रोजगार मिलेगा, युवाओं को अट्रैक्ट करने में सहायता मिलेगी। लेकिन कुल मिला के कंसर्न वही आ जाता है कि जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो नई स्किल्स तो ले लेती हैं, लेकिन जो पुराने लोग हटते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती, उनके रोजगार को लेके चुनौतियां आ जाती हैं। तो स्थिति चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड देश को चलाना, लेकिन प्रयास दिखता है कि, और मेरे को लगता है कि जो मैनिफेस्टो आएगा बीजेपी का चुनाव का, उसको हमें बजट से ज्यादा ध्यान से मैनिफेस्टो को पढ़ना होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में एक्चुअली मोदी का विजन जो है कि वो क्या सोच रहे हैं अगले 5 साल के लिए भारत के लिए, वो वहां दिखेगा।
तो मैं बजट को डिस्काउंट करूंगा। मेरे लिए बजट स्पीच या बजट डॉक्यूमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अभी नीति आयोग ने जब ये दावा किया था कि पिछले करीब साढ़े 9-10 साल में मोदी सरकार के समय देश की करीब 25 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर आई है, यानी उनका जीवन बेहतर हुआ है। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जो विपक्षी दल हैं और ख़ास तौर से जो बड़बोलेपन के लिए विख्यात हैं, उनकी तरफ से कोई टिप्पणी आएगी। मुझे नहीं देखने को मिल रही है कि किसी तरह का रिएक्शन कोई विपक्ष की तरफ से चैलेंज देने वाले अंदाज में सामने आया हो। तो इन लोगों ने मान लिया है क्या कि वाक़ई 25 करोड़ रुपया 25 करोड़ आबादी जो है वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गई होगी? और कुछ आंकड़े जो वित्त मंत्री ने आज सदन में रखे हैं, देश के सामने रखे हैं, उनका कहना है कि जो पीएम जनधन खाते हैं, उनके ज़रिए 34 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है सरकार ने विभिन्न योजनाओं में, कल्याण योजनाओं में, लोगों तक वो पहुँचे हैं। 78 लाख फेरी वालों को लोन दिए गए हैं। किसान सम्मान योजना का लाभ 11 करोड़ 80 लाख किसानों को मिल रहा है। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन महिलाओं को दिए गए हैं। पीएम आवास योजना में 70% घर जो हैं वो महिलाओं के नाम किए गए हैं। 1 करोड़ परिवारों को सोलर सिस्टम से जोड़ने का या उनको प्रदान करने का जो है सरकार ने फैसला कर लिया है। अच्छा, रेलवे में, विमानन क्षेत्र में, हाईवे, एक्सप्रेसवेज में, बुनियादी ढांचे में, ये सब भी हो ही रहा है। तो इसमें क्या ये जो आंकड़े हैं, ये हमें आश्वस्त करते हैं कि वाक़ई जो गरीबी की रेखा से एक बहुत बड़ी नीचे एक बहुत बड़ी आबादी इस देश की रही है, उसके जीवन में कुछ तो कम से कम सुधार हुआ ही होगा इससे? देखिए सर, निश्चित रूप से जब कैश ट्रांसफर हुआ है, लोगों के खाते में गया है, तो जो एक्यूट क्राइसिस होती थी, जो एक्यूट पॉवर्टी होती थी, उसको एड्रेस करने में ज़रूर मदद मिलती है। आज आप ये नहीं कह सकते कि लोग भूख से मर रहे हैं, या अगर हम कहें कि वो समाचार नहीं आते कि खाने को नहीं था तो किसान ने आत्महत्या कर ली, या किसी परिवार ने आत्महत्या कर ली, या कोई भूख से मरा। कम से कम एक सुखद बात तो ये है इस देश में कि इस तरह की जो बहुत ही दुखदायी घटनाएं होती थी, वो अब देखने को नहीं मिल रही। अगर हो भी रही है तो उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि जो डीएम है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि कोई भी उनके क्षेत्र में भूखा ना मरे या भूखा ना सोए। तो ये बातें इस बात को बहुत क्लियर है कि सरकार ने और कोर्ट्स ने इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा सख्ती अपनाई है कि इस तरह के समाचार अगर किसी के क्षेत्र में आते हैं तो आपको भी पता है कि उस एरिया का डीएम और वहां के उसके ऊपर लेके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जिसकी भी सरकार होगी उसको झेलना बहुत मुश्किल होगा इस तरह की घटनाएं अगर देश में होती है। तो एक तो अच्छी बात है कि सरकारें सेंसिटिव हुई हैं, कोर्ट्स ने अपनी तरफ से दबाव डाला है, और जनता भी अब अलर्ट है। सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल जनता करती है कहीं पे भी अगर गलत होता है, तो ये बात हमें समझने को मिली। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर, विपक्षी दलों में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तालमेल की कमी है। अब अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने इस बात पे बोलना भी चाहा होगा तो शायद उनको राहुल गांधी की कंसेंट की या परमिशन की जरूरत होगी। और जब वो राहुल गांधी से परमिशन लेने की बात करेंगे, अब राहुल गांधी परमिशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन राहुल गांधी से बात करेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी इस समय अंदर काफी बिखराव है, क्योंकि जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनके भी स्टेटमेंट जो हम टीवी में बैठते हैं बात करते हैं, तो उनमें भी किसी तरह का कोई एनालिटिकल कंटेंट नहीं दिखता है। वो एक रटी रटाई बात करते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है, तो वो मोदी को एज ए पर्सन टारगेट करते हैं, ना कि सरकार को एज ए पॉलिसी। तो जब आप किसी को एज ए पर्सन टारगेट करते हैं, इसका मतलब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। और जब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, फैक्ट्स नहीं होते, तो आप फिर इंडिविजुअल को टारगेट करने लगते हैं, जो अपने आप बताता है कि यह आपका कमजोर पॉइंट है, आपके पास कुछ कहने को नहीं। तो ये बात हमारे सामने है। अब अपोजिशन की जहां तक बात है सर, अब अपोजिशन में बचा कौन?
अगर आप लिस्ट उठा के देखना भी शुरू करें, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बजट डॉक्यूमेंट पढ़ता होगा या उसका एनालिसिस करता होगा। अनफॉर्चुनेटली सही इंडिया में सही बात। पॉलिटिशियंस के साथ रिसर्चर्स नहीं होते, जैसे दूसरे देशों में होता है। हर एक एमपी के पास उसका अपना एक 2-3-4 स्टाफ होते हैं जो डॉक्यूमेंट को पढ़ के एनालिसिस करके उनको बताते हैं, एडवाइजर्स होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। रिसर्चर्स उनके साथ काम करते हैं, कोई पॉलिसी रिसर्च पे काम करता है, कोई गवर्नेंस पे काम करता है, कोई और किसी मुद्दे पे काम करता है जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो मुझे लगता है कभी ना कभी कि हम लोग सिर्फ पर्क्स के लिए राजनीति में आते हैं, सेवा के लिए नहीं आते। और यही कारण है कि सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट होता है और कोई टेंजिबल ना तो संसद के अंदर चर्चा हमें देखने को मिल रही है, ना संसद के बाहर। और ये एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे तो विजय जी 2022 का टारगेट रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हर सिर पर जो है अपनी छत होनी चाहिए और हम करेंगे ये। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश की आबादी किस गति से बढ़ती है और किस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, और शहरों में भी एक बड़ी आबादी किस तरह का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। पर इधर जो इस अंतरिम बजट में भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, एक तो ये कहा गया है कि 2 करोड़ और घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। 3 करोड़ घर ऑलरेडी बन चुके हैं, ये सरकार ने जानकारी दी है, दावा किया। और 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, इनमें मोस्टली गांव में होंगे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, जो टारगेट था अभी, वो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का था। इसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सारे आंकड़े मैंने अभी पढ़े थे, उसमें भी अलग-अलग वर्ग हैं। जो मैंने कहा कि मोदी ने 4 जातियां बता दी, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान। इन सब के लिए जो पैसे जारी किए जा रहे हैं, या मुद्रा लोन के जरिए या दूसरे मदों में जो पैसे आवंटित किए जा रहे हैं, अगर मैं इसको चुनाव की दृष्टि से देखूं तो ये कितना बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए सर, निश्चित रूप से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी का जो भी अपना कम्युनिकेशन होता है उसमें वो बार बार ये गिनवाते हैं अपनी रैलीज में कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है लाभार्थी का। अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं तो जो लाभार्थी हैं वो वोट बैंक, और अलग अलग तरीके से सरकार ने उनको साधने की कोशिश करी। अब रही बात 2 करोड़ घरों की, मान लीजिए अगर हम 3 करोड़ घर की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ में अगर 3 करोड़ बन बना चुके, 2 करोड़ नए बनेंगे जी। तो 3 करोड़ अगर घर बन गए हैं सर, तो 3 करोड़ में अगर ऑन एन एवरेज अगर हम 5 भी फैमिली का साइज मानते हैं, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो 15 करोड़ तो यही हो। अगर आप देखें कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, उसके अलावा फिर किसान वर्ग है जो खासकर छोटा किसान है, जिनको 6,000 रुपए मिलते हैं, एक रिलीफ है। मैं नहीं कहता कि उससे उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन क्राइसिस नहीं है। उसको थोड़ा बहुत कैश मिल जाता है जिससे वो अपने बीज खाद खरीद सकता है और बाकी फिर अपनी फसल बेच के जो एडिशनल इनकम है वो कर सकता है। तो थोड़ा बहुत वो हो गया। उसके अलावा फिर और बहुत सारी स्कीम है, माइनॉरिटीज को लेके है, फिर बच्चों को लेके है, फिर आपकी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, फिर बाकी प्रोग्राम्स हैं। तो कुल मिला के डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी साहब ने करीब 30 से 50 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना दी। और 30 से 50 करोड़ लोग अगर मान लीजिए आपके साथ आ जाते हैं, तो जैसा वो कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान की राजनीति में कि मेरा माइनॉरिटी कार्ड, कि ये लोग बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे माइनॉरिटीज, ये तो हमें ऑपोजिशन को ही मिलेगा। और यही एक कारण था ये इंडी अलायंस बनने का कि कम से कम ये वोट ना दिख रहे। तो ये अगर एक कंसोलिडेटेड इंडी अलायंस को मिल जाते तो उनको उम्मीद थी कि ये मोदी को टक्कर दे सकते हैं। उसको काउंटर करने के लिए अगर आप देखें तो कम से कम उतना या उससे बड़ी संख्या में आज लाभार्थी एक कैटेगरी खड़ी हो गई, तो वो उसको नलीफाई करने को तैयार है। और बाकी फिर हिंदू वोट हैं,
फिर जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से हैं, फिर जो आरएसएस के समर्थक हैं। तो इस तरह से कुल मिला के एक कोर वोट बैंक डेवलप करने की पिछले 10 साल में बीजेपी ने कोशिश करी है। और मोदी साहब इस बात को कहते हुए भी नहीं भूलते हैं कि देखिए हमने कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम शुरू करी है, किस किस को क्या क्या फायदा हो रहा है। और ये बार बार इस बात को रिमाइंड कराते रहते हैं, अपने भाषणों में भी बोलते हैं, बाकी जगह भी बोलते हैं। और बीजेपी के कैडर को ये हिदायत दी जाती है कि आप खासकर उन लाभार्थियों को जाके मिले, उनको मोटिवेट करें और उनको याद दिलाते रहे कि जो आपको घर मिला है, चूल्हा मिला है, आपको जनधन अकाउंट खुला है, जो भी हुआ है ये बिकॉज ऑफ मोदी, ताकि वो आपके एहसान माने और आपके साथ जुड़े रहे। तो ये एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है कि इसमें नुकसान किसी का नहीं है। अगर लाभार्थी को लाभ मिल रहा है और बदले में अगर उसको लगता है कि मोदी ने मुझे लाभ दिया है और मैं मोदी को वोट दूंगा, तो ये गिव एंड टेक है। आफ्टर ऑल वेलफेयर तो देश के किसी नागरिक का ही हुआ है और नागरिक को ही वोट देना है। तो मुझे लगता है कि ये एक वेल प्लान एक्टिविटी है बीजेपी और मोदी सरकार की, क्योंकि माइनॉरिटी का जो एन ब्लॉक वोट जाता है आप उसको कैसे काउंटर करो, उसको काउंटर करने के लिए लाभार्थियों का एक काउंटर बैलेंस मोदी सरकार ने तैयार किया। बिल्कुल सही बात आपने कही है। जीडीपी 7.3 की दर से बढ़ेगी, ये दावा किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है वित्त मंत्री ने कि हम एक श्वेत पत्र लेकर के आएंगे और बताएंगे देश को 2014 में कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का हक है कि अपने ओपोनेंट को एक्सपोज करना। तो श्वेत पत्र लाने का तो वही एक कारण है और मुझे लगता है कि लाने में बहुत देर कर दी। ये तो 2014 में ही आना चाहिए था। लेकिन अब राजनीति तो टाइमिंग का खेल है। अब किस समय कौन सी चीज कहाँ कैसे इस्तेमाल करनी है, ये अगर पॉलिटिशियन से ज्यादा अच्छा कोई समझता होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई कहने की बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है और कहने में इसमें कोई इतराज होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये आएगा तो हम भी देखेंगे कि किस तरह के जो गैप्स हैं और कौन से भ्रष्टाचार है। निश्चित रूप से वो ये दिखाएंगे कि देखिए इन्होंने इतने हजार करोड़ रुपए खर्चे और आउटपुट उसका नहीं मिला। तो ये सब चीजें हैं जो देखने को होंगी। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप दिल्ली में भी नहीं हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, भागलपुर में हैं, फिर भी आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।